नाजरीन को मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। फोर्थ व्यू में नाजरीन आज हम बात करने वाले हैं कि लॉकडाउन जब खुलेगा, दुनिया जब कोरोना वबा से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को रोल बैक करेगी तो वो किस जानिब जाने वाली हैं, किस तरफ जाने वाली हैं, क्या असरात होंगे अमीरों पर, क्या असरात होंगे गरीबों पर, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर इसके असरात की संभावना है और किस तरह की डिप्लोमेसी का आगाज होगा। एक कोशिश करते हैं कि हम इसका विश्लेषण करें, विवेचना करें। हमारे साथ होंगे प्रमोद पाभा साहब। पाभा साहब, खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अफसोस प्रकट करते हैं कि आपके शागिर्द पान सिंह तोमर के कलाकार इरफान खान साहब वफात पा गए आज। जी जी, अल्लाह उन्हें बड़े अफसोस की बात बेहतर है। मेरे मुकाम शागिर्द तो नहीं, दर्ज मेरे करे। साथी थे। मगर चलिए, ऊपर वाला सबकी मग़फ़िरत करे जो भी ये दुनिया छोड़ के जाए। प्रोग्राम की शुरुआत आगे बढ़ते हैं। तो जनाब पावा साहब, क्या देख रहे हैं आप दुनिया में जब अब लॉकडाउन खुलेगा, अर्थव्यवस्थाएं रोल जो है दोबारा से, जैसे एक तरह से डब्ल्यूटीओ ने भी कहा है कि नई अर्थनीति पर बात करना शुरू करना चाहिए। इजराइल की तरफ से भी कुछ चर्चाएं हैं और गल्फ की तरफ से भी कुछ चर्चाएं हैं। भारत भी शायद इस तरह की कोई चर्चा तो नहीं है कि किस तरह की नीतियों को अपनाया जाए, मगर फिक्र तो जरूर है कि ये एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था है भारत, और जो विकसित देश है वहां एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था है, चीन एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था है। तो हम इस पे बारी बारी से बात कर लें। आप क्या देख रहे हैं? मैं तो अभी अपने आप को ऐसे देख रहा हूँ जैसे ताजमहल के बाहर एक मदारी सुरमा बेचता था और वो कहता था कि आपने आज तक किसी अंधे अंग्रेज को देखा है जो ताजमहल देखने आया हो? वो इसलिए नहीं आता क्योंकि वो मेरा सुरमा खरीद के अपनी आंखों में लगाता है और मेरे जैसा तमाशबीन ताली बजा के खुश हो जाता है कि यकीनन इसके सुरमे की वजह से ये कोई अंग्रेज अंधा नहीं हुआ होगा। उसे ये याद नहीं रहता कि जो अंधा होगा वो ताजमहल को देखने क्या आएगा। ऐसे ही हम लोग हैं। हम अमेरिका की सोच रहे हैं, कनाडा की सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने बारे में और अपने माहौल के अपने हालात के बारे में नहीं देख रहे हैं, न अपने हालात के बारे में सोच रहे हैं। उन लोगों के पास इतना पैसा है जमा पब्लिक फंड में, पब्लिक वेलफेयर फंड में, कि वो 3 साल तक अपनी पूरी की पूरी जनता को, अपने हर नागरिक को कम से कम सर्वाइवल अमाउंट दे सकते हैं। देखिए पावा उनके साहब, आप शायद शायद नाजरीन इस भाषा को न समझें। आपने कहा कि पैसा उन लोगों के पास बहुत है। यहाँ यह आपको याद रखना चाहिए कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, और बड़ी अर्थव्यवस्था में पहले तीसरे नंबर पर थी, अब शायद सातवें नंबर पर आ गई है। मगर अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, पैसा तो मैं भारत के उसी पास भी बहुत है। नहीं, मैं उसी रेफरेंस में बात कर रहा हूँ ना सर। अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था बड़ी नहीं है, बड़ी दिखाई जा रही है। अगर आप इसको पर कैपिटा इनकम के हिसाब से जोड़ें, हर इंसान के हिस्से में कितना कर्जा या कितनी पूंजी आती है, तब आपको एहसास होगा कि हम कहाँ खड़े होते हैं। हाँ, ठीक ठीक। आंकड़े मतलब आंकड़े ये और है कि आप ये हाँ, समझाना चाहते हैं कि हमारी जो है टोटल अर्थव्यवस्था का आकलन किया जाता है, ना कि हमारी जो है वो जो पर कैपिटा हमारे हिस्से में कितने पैसे आते हैं वो नहीं किया जाता, बल्कि ओवरऑल 130 करोड़ लोगों पर जो अर्थव्यवस्था, जो टोटल कैपिटल है, उस कैपिटल को मिलाकर जो है अर्थव्यवस्था जोड़ी जाती है। चूंकि यूरोपियन कंट्री आपके हिसाब से 4 करोड़, 6 करोड़, 3 करोड़ की आबादी वाले देश हैं, मगर पैसा उनके पास बहुत है, तो वो अपनी जनता को सर्वाइवल दे सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ, वो 3 साल तक कम से कम कनाडा जैसा देश के जिसके बारे में मैं जानता हूँ, वो 3 साल तक जस्टिन ट्रूडो कहता है कि आप अपने घर में बैठ के रहिए, आपको $3000 पर पर्सन हम देंगे। आप अपने घर में सिर्फ खाते रहें, रहते रहें। अच्छा, हम लोगों के पास इस पूरी दुनिया में सेविंग या तो एशिया के लोग करते थे, खासकर दक्षिण एशिया के अहले हिंदुस्तान के लोग, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल है, या उसके अलावा सेविंग करते थे। पैसा जो होता था वो होता था गल्फ में, मिडल ईस्ट में। हम लोगों की सेविंग भारत में तो नोटबंदी से खत्म हो गई।
पाकिस्तान में उनके भ्रष्टाचार से खत्म हो गई, उनके नेता लोगों ने निकाली और भेज दी, तो हमारे पास सेविंग है नहीं। आज हम लो प्रॉपर्टी लाइन उसको मानते हैं जो $2 की इनकम रखता हो, जबकि वो गरीब उसको मानते हैं जिसके पास 6 महीने की गुंजाइश ना हो। आज हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास है, जिसकी 25-30 हजार रुपए तनख्वाह थी, कोई किसी लाला जी के यहाँ मुनीम लगा हुआ था, कोई किसी फैक्ट्री में मैनेजर लगा हुआ था, सफेद कपड़े पहन के अपनी टू व्हीलर पे जाता था, उसकी अपनी गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा महीना 1.5 महीना की होती है, वो महीना 1.5 महीना भी खत्म हो गया। आज लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार के पास सबसे बड़ा यही सवाल है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे होगा क्या। हम नेपाल में रहते थे, तो एक हमारे दोस्त थे मारवाड़ी सेठ, वो ये कहा करते थे कि लाला, 2 चीजें जिंदगी में याद रखना, एक तो जो 50,000 से धंधा नहीं कर सकता वो 50 लाख से भी नहीं कर सकता, और दूसरा, जब आप बहुत दिक्कत में हो तो उस मौके पे कर्जा मत उठाना, वरना वो कर्जा आपका बरकत नहीं आएगी और आप दूने कर्जे में फंस जाएंगे। लोगों की पूंजी थी, छोटी मोटी बड़ी जितनी भी थी, वो उसको खा गए। रोटी तो रोज चाहिए, आगे पैसा जनरेट नहीं हुआ। आगे जब वो दोबारा से काम करने जाएंगे, तो जिस आदमी के ऊपर 1 लाख रुपया कर्जा था, उसको अपना काम शुरू करने के लिए 2 लाख रुपया चाहिए। ओके, आज से मैं रोकता हूँ, लॉकडाउन एक मिनट आपको रोकता हूँ कि देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जो कर्जा था या फिर जो उनको पैसे की जरूरत थी, तो पैसे तो सरकार ने अभी 68,000 करोड़ रुपया उद्योगपतियों के जो उन पर कर्जा था वो बट्टे खाते डाल दिया। तो सरकार गरीबों के कर्जे भी इसी तरह कर्जे दे के बट्टे खाते डाल सकते हैं, यानी कि उनके भी माफ किए जा सकते हैं। लेकिन जो लाला जी के देने हैं, जो बाजार के देने हैं, उसका क्या होगा। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से देखें कि जो पकोड़े की ठेली लगाता था, जो पकोड़े तलता था, उसकी पूंजी होती है 1 कनस्तर तेल और 1 बोरी बेसन। वो भी सुबह लाला जी से उधार लाता है पंसारी से, और शाम को उसको पैसे दे देता है। वो लॉकडाउन हो गया 8 बजे, वो अपनी पूंजी भी खा गया, अपना बेसन भी खा गया, तेल भी खा गया। अब वो जब दोबारा लाला जी के पास जाएगा, लाला जी कहेंगे भैया पिछले वाले के पैसे दे, तब आगे ले जा, क्योंकि लाला जी को भी अपने होलसेलर को देना है, उस होलसेलर को भी मिल वाले को देना है, तो पूरी चेन टूट गई। अब ये चेन शुरू कहाँ से होगी, नहीं ये नहीं, अभी तक मेरा इनकी समझ में देखिए, इसलिए नहीं आ रही मैं मेरी कि बात सुनिए, ये देखिए, सेठों को तो दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत है पावा साहब, क्योंकि ये जिस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को बंद किया था, लॉक किया था, उसी तरह जब ओपन हो जाएगी फिर वो लालच जो है अपने तेल आटा नमक लेना शुरू करेगा, फिर उसको वापस देना शुरू करेगा। इसमें तकलीफ की क्या बात है। नहीं तो वो पिछले वाले का क्या करेगा। ये पिछले वाला भी धीरे धीरे चुका देगा। अभी देखिए, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे जानकार हैं, उनके बेटे ने 15 लाख रुपए की मशीन से जूते बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी मुंडका में, स्पोर्ट्स शूज बनाता था। फैक्ट्री की मशीनरी 15 लाख की थी, लेकिन उसके ऊपर 45 लाख रुपए का उसका रॉ मटेरियल, मजदूर, 70 आदमी उसके पास काम करते थे। फैक्ट्री का किराया है 1.5 लाख रुपए महीना, 3 महीने का किराया हो गया, 4.5 लाख रुपए तो उसको किराया हो गया, 1.5-2 लाख रुपए वो मजदूरों को एडवांस और खाना खर्चा दे चुका है, 1.5-2 लाख रुपए को घर का खाना खा चुका है। जो 15 लाख की मशीनरी थी, अगर वह जो उसको बेचने जाएगा तो वो 5 लाख की भी नहीं बिकेगी। नहीं उसने तो अपने मकान उसने अपने फैक्ट्री मालिक को फोन कर दिया, जी मैं आगे से किराया नहीं दूंगा, अभी तक मेरा 3 महीने का जितना किराया था उसके बदले में आप अपनी मशीन उठाओ और ले जाओ। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी ने पावा साहब ऐलान किया है, लोगों को अपील की है। हमारे प्रधानमंत्री जी की 100% जो है मकबूलियत है, उनकी बात को सुना जाता है, माना जाता है, मोमबत्तियां उनके एक इशारे पर जलाई जाती हैं, बाकी तमाम काम उनके एक इशारे पर कर दिए जाते हैं। तो उनके इशारे पे ये भी तो किया होगा ना लोगों ने कि उनके जो किराएदार हैं उनके जो किराए हैं वो माफ कर दिए होंगे। और जिस जिस तरह से 68,000 करोड़ बड़ी कंपनियों का कर्जा वो बट्टे खाते गया है, शायद आपके भांजे का भी इसी तरह का जो कर्जा है वो सरकार माफ कर देगी, 15 लाख रुपया उनको चुका देगी।
ऐसा है जी, वो जूते वाला या पकोड़े वाला बाबा रामदेव तो है नहीं अच्छा। जिसका 2200 करोड़ रुपया माफ हो जाएगा। ओहो। वो अंबानी भी नहीं है, अडानी भी नहीं है कि उसके हवाई जहाज पे या उसकी साइकिल पे कभी साहब घूम के आए होंगे तो उस एहसान में उसका कर्जा माफ कर दें। अच्छा पावा और साहब, फिर देखिए ये तो आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो आप बोलने की आपकी आदत है, इसलिए आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो तो अडानी अंबानी या रामदेव का माफ होता है, आम जनता का नहीं होता। हमारा हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हर दिल अजीज हैं। अब वो हृदय सम्राट हैं, एक शब्द में खा गया हूँ बीच में, वो नाज़रीन आप बीच में खुद जोड़ लीजिएगा बिटवीन द लाइन। तो हृदय सम्राट हैं, तो वो बहरहाल इस जनता को ऐसे कैसे छोड़ देंगे। बहरहाल आपके आपके भांजे का नाम क्या है? देखिए, ऐसा है भाई साहब, आप में और हमारे में सिर्फ इतना फर्क है कि आप ताजमहल के बाद सुरमा खरीदने वालों में हो, ताली बजाने वालों में हो, और हम देखने वाले हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ हैं और ना हम कांग्रेस के पक्ष में हैं। हम तो सिर्फ अपने मुल्क के पक्ष में हैं, क्योंकि हमें एहसास है मुल्क का, मुल्क की सरहदों का, और हमने बाहर जाके देखा है मतलब कि आप कहना चाहते हैं आप राष्ट्रवादी हैं? नहीं, राष्ट्रवादी तो वो होते थे जी, राष्ट्रवाद तो हिटलर का दिया हुआ अल्फाज है, और राष्ट्रवादी वो होते थे जो हिटलर को मानते थे। और नहीं, कम से यहाँ कम देखिए एक बात पर मेरी सख्त आपत्ति है पावा साहब, के लोग बार बार हिटलर का नाम बीच में ले आते हैं। भारत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी जो है वो हिटलर का नाम ला रहे हैं, पड़ोसी देश के लोग भी हिटलर का बीच में नाम ला रहे हैं। आप जानते हैं कि हिटलर का एक जो पहलू था वो पूंजीवाद के खिलाफ था और पूंजीवादियों के खिलाफ था। हिटलर जो भी कर रहा था अपने देश में वो एक कम्युनिटी, एक धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ आप जो है इस देश में आप इल्जाम लगा रहे हैं एक तरफ तो कि पूंजीवादियों का समर्थन किया जा रहा है, पूंजीवादियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं, पूंजीवादियों को पैसा दिया जा रहा है और गरीबों की सुनी नहीं जा रही है। फिर आप यहाँ पर जो है हिटलर से कंपेयर का तो मतलब ही नहीं होता ना, क्योंकि वहां पर राष्ट्रवाद का मतलब था हर जर्मनी के नागरिक को हर सुविधाएं, और सिर्फ उन पूंजीवादियों को जो मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है एक पश्चिमी दुनिया ने मीडिया का सहारा लेकर जिस तरह से बदनाम किया था कि वहां पर जो बैंकर्स थे, बैंकों की सुविधाएं थी, इसमें अमेरिका के इंटरेस्ट थे और पूरी तरह से एक पूरी कॉन्स्पिरेंसी थी। अगर मैं हिटलर पे प्रोग्राम करूंगा नाजरीन तो उनको आपको समझाऊंगा कि इस तरह कि हिटलर जो है वो किस तरह का इंसान था और जर्मनी के लिए वो क्या करना चाहता था, और जर्मनी में जो है वो किस तरह आगे उसके जो जेनोसाइड है उसको कैसे किया गया, कैसे मैनिपुलेट किया गया, ये अलग कहानी है। मैं इत्तेफाक नहीं करता कि भारत के किसी भी जो है वो तानाशाह या फिर किसी भी डिक्टेटर या किसी भी नेता या किसी भी राजनेता से उसकी तुलना की जाए, मैं बिल्कुल वाजिब नहीं मानता हूं। हालांकि यहाँ अभी तो डिक्टेटरशिप है भी नहीं है तो हम तुलना नहीं कर सकते पावर साहब, इस बात से तो मैं आपसे नहीं, इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नहीं, हम जी बताइए। सुन लें यार, हम किसी की तुलना नहीं कर रहे। बाकी ये पूंजीवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, ये सब लाल सलाम वालों की बातें हैं, और इस तरीके की बातों में मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। मैं तो सीधा सीधा ये नहीं जानना चाहता कि कौन क्या करना चाहता था, किसने कितने अच्छे भाषण दिए, किसने कितने अच्छे आपको ख्वाब दिखाए। मैं तो सीधा ये जानता हूं कि आज मेरे सामने क्या है। आज मेरे सामने कुछ नहीं आ रहा। मुझे मुझे मेरे पड़ोस के, मेरे जानने वालों के, सबके लिए एक अंधेरा नजर आ रहा है कि जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, जब वो भीड़ बाहर आएगी, जब वो मजदूर बाहर अपने लिए काम मांगेंगे तो क्या करेगी। बाहर निकलेंगे तो सरकार के काम पास करेंगे। सरकार के पास अगर पैसा होता तो सरकार बार बार रिजर्व बैंक के पैसे क्यों लेती। 2.25 लाख करोड़ रुपया लिया। अभी बता रहे हैं कि जो 75,000 रुपए की ऋण था वो 75,000 को बढ़ा के 2 लाख करोड़ कर दिया। अच्छा मेरे पास तो ऐसा कोई डाटा नहीं है, मगर एक एक खबर, एक खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि एशियन बैंक जो है वो शायद भारत के लिए एक अच्छी जो कर्जा है वो अप्रूव कर रहा है। अगर मान लिया आईएमएफ नहीं देगा तो एशियन बैंक जो है वो देने के लिए तैयार है। एशियन बैंक में तो बाकायदा चाइना, रशिया, ये पूरा खेमा आता है, तो एशियन बैंक भारत को मदद करने के लिए तैयार है। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आपको शुरुआत में मैंने जो बात कही थी आप उसे दोबारा से याद कर लें। मारवाड़ी सेठ ने कहा था कि जब बहुत दिक्कत में हो तब कर्जा नहीं लेना चाहिए, वरना कर्जे में बरकत नहीं होती और आप दुगने कर्जे में फंस जाते हो। और अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आई, जैसे आप कहते हैं कि आपकी बात को समझने के लिए लाइन पर चल के समझना पड़ता है,
तो इसको भी शायद ऐसे ही समझना पड़ता होगा। तो मजदूर और मूसाहार बिहार का जो एक ऐसा एक कम्युनिटी है जो, हाँ, जो चूहा खा के बेचारे गुजारा करते हैं, उनको देख लेते हैं हम। मेंढक भी हमने खाने वाले बच्चे देखे हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा, उनके बारे नहीं तो में कोई लॉकडाउन बात में नहीं कर पावा साहब ना तो चूहे खत्म होने जा रहे हैं ना मेंढक खत्म होने जा रहे हैं। लॉकडाउन पर ना चूहों पे पाबंदी है ना मेंढक पे पाबंदी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बहकी बहकी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सरकार के देखिए। पास गोडाउन में 4 साल तक का अनाज मौजूद है। सरकार के खजाने में बहुत पैसा है। सरकार के जो खास दोस्त हैं वो देश के लिए बहुत पैसा निछावर कर सकते हैं। अगर उनको 68,000 करोड़ उनका कर्जा माफ किया जा सकता है तो 1,000, 2,000, 5, 10,000 करोड़ रुपए तो वो भी जो है देश की जनता के लिए कहीं ना कहीं गरीबों के लिए आवंटन कर सकते हैं, रोजगार पैदा कर सकते हैं। ऑटोमेशन लाकर, आधुनिक सॉफ्टवेयर लाकर मजदूरों को अच्छा काम दिया जा सकता है। जो आधुनिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनसे ऑटोमेशन पे चली जाएगी, मशीनें अपने आप काम करेंगी, डिजिटल इंडिया होगा। डिजिटल इंडिया में कारोबार की कहां कमी होगी? सबके पास डिजिटल होगा, सबके पास मोबाइल होगा, सबके सब जो है वो तरक्की करेंगे और दुनिया, हिंदुस्तान एक डिजिटल चिड़िया बन जाएगी पहले सोने की चिड़िया के बजाय। और ये सबको सबके हाथ में काम होगा। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? ये लॉकडाउन करना जरूरी था, पहले नोटबंदी जरूरी थी, फिर जीएसटी जरूरी थी। अब राज्यों का अपने ऊपर निर्भर होना जरूरी है, गांव का अपने ऊपर निर्भर होना जरूरी है। ना गांव में चूहे कम हुए हैं, ना मेंढक कम हुए हैं, और सरकारी खजानों में जो है अनाज भी कम नहीं है। आप पावा साहब पता नहीं क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हैं। नहीं तो आप चाह रहे हैं कि इंसान को जो है खूंटे का बैल बना देंगे, डिजिटल बैल बना देंगे, उसको बांध के और उसकी खोली में चारा डाल दिया करेंगे और उसका काम चल जाएगा। भाई साहब, अभी तो आप एक बहुत बड़ी उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। उनका क्या करोगे? जब वो बाहर निकलेंगे, जब वो चिल्लाएंगे, जब वो मेंटली डिस्टर्ब होंगे, जब वो दुकानें खोल के देखेंगे लाला जी कि उसकी तो पुरानी इमरती सारी सड़ चुकी है। देखिए पावा साहब, आप जो कहना चाहते हैं मैं उसका जवाब मैं देता हूं। नाजरीन, पावा साहब शायद ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह 1 करोड़ लोगों का रोज जो टेस्ट है वो करने का प्लान अमेरिका बना रहा है ताकि जल्दी से जल्दी अपना लॉकडाउन खोल सके। कोरोना का 1 करोड़ लोगों का रोज टेस्ट जो है 50, माफ करना, 50 लाख लोगों का रोजाना टेस्ट किया जाएगा। तो बहुत जल्दी जो है वो 10-12 करोड़ की आबादी में 50 लाख लोगों का अगर जो है रोज टेस्ट किया जाता है तो महीना 10 दिन के अंदर वो सारा काम निपटा लिया जाएगा। और एक एक इंसान को कोरोना ये है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और कोरोना फ्री है तो उसको बाकायदा जो है सारी चीजें फाइंड आउट करने के बाद लॉकडाउन खोल दिया जाएगा ताकि कोरोना की वबा से बचा जा सके। अब बाबा साहब, आप बेवजह चिंता है, नाज़रीन आप भी क्यों चिंता करते हैं? भारत भी अभी 50 लाख लोगों का रोज टेस्ट शुरू करेगा। 50 लाख लोगों का टेस्ट रोज शुरू करने के बाद बड़ी आसानी से लगभग 8 महीने में बिल्कुल जल्दी से जल्दी ये काम निपटा लिया जाएगा। पूरे देश का जो है 1,30 लाख लोगों का 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ लोगों का टेस्ट हो जाएगा 8 महीने में। 8 महीने कुछ दिन लग जाएंगे। तो ऐसे में जो है वो जब सबका टेस्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल से फिर लॉकडाउन खोलने में भी कोई तकलीफ नहीं। और अगर अभी खोलना है तो बिना टेस्ट करे फिर ये बंद क्यों किया था? ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर पावा साहब पैदा करती है कि क्या हम अमेरिका की तरह 50 लाख लोगों का रोज टेस्ट करके और मात्र 8 महीने में पूरी हिंदुस्तान का टेस्ट कर लेंगे और सबको कोरोना फ्री या कोरोना का ट्रीटमेंट देके बिल्कुल सिक्योर इंडिया कर देंगे। और अगर ये नहीं करने थे तो हम 2 महीने से लॉकडाउन करके क्या बचा रहे हैं जब हम लोगों का टेस्ट नहीं करने थे? इतना जरूर मैं आपकी बात का थोड़ा बहुत समर्थन कर सकता हूं कि अगर मतलब हमने बिना टेस्ट करे ही लॉकडाउन खोलना है, और वो जो आपकी बात कर रहे हैं मेंटली डिप्रेशन में आ रहे हैं या फिर वो सब लोग जो है वो अभी कारोबार की दिक्कतें हो सकती हैं वो तो खुलने के बाद पूरी हो जाएंगी शायद। जो अर्थव्यवस्था है इस पर नाज़रीन में दोबारा एक प्रोग्राम आपको अगला शायद पावा साहब के साथ ही बात करके करूंगा कि उस तरह की अर्थव्यवस्थाएं जब चलना शुरू होती हैं तो अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है और कितने साल लग सकते हैं इस जो अभी 2 महीने में नुकसान हुआ इसकी भरपाई में, ताकि लोगों को सुचारू रूप से रोटी मिल सके। तो पावा साहब, आप खाम खा नाराज क्यों होते हैं? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँगा सर? मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरे खाते में तो 15 लाख आजकल में आ जाएंगे। तो जैसे ही आ जाएंगे तो मेरी तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी।
नहीं तो अभी केंद्र सरकार राज्य सरकारों ने एक मोटा पैकेज ऐलान किया है जो गरीबों तक, जो शायद पूरे हर गरीब के घर तक पहुंच रहा है। सर आपको कागजात मिले नहीं? मैंने व्हाइट हाउस आपके नाम कर दिया। हैं जी? मैंने व्हाइट हाउस आपके नाम कर दिया, आपको उसके कागजात मिल गए? अच्छा, व्हाइट हाउस में मैं इतने बड़े महल में क्या रहूंगा साहब, मैं तो झोंपड़ी में रहने वाला आदमी हूँ। व्हाइट हाउस में तो खैर वो बड़े बड़े लोग जिनके कर से माफ होते हैं उनकी पहुंच होती है, मेरे जैसे आदमी की पहुंच वहां कैसे होगी? हमने कर दिया, क्या बात है। अच्छा, आपने कर दिया तो कर दिया, ठीक है। वो वैसे अब आपकी मर्जी है। व्हाइट हाउस के दरवाजे पे मेरे जैसे लोगों को इसलिए रोक जाता लेते हैं क्योंकि मेरी कलम के साथ साथ जो उंगली है वो भी काफी लंबी है, तो उस उंगली की वजह से मुझे जो है ऐसी जगहों पर रोक दिया जाता है। तो अफसोस की बात है। चले खैर, आप इस मजाक को छोड़ते हैं और संजीदगी से आप ये बताइए कि आने चले वाले अभी दिनों में जब हिंदुस्तान में अर्थव्यवस्थाएं हम खोलेंगे, चलाएंगे, आप क्या एक समझते छोटा सा हैं कि वो एक कैसे छोटा सा चलेंगे? ब्रेक लें सर, एक जी, छोटा सा ब्रेक लेके फिर करते हैं दोबारा। ठीक है। आपकी बात। अच्छा नाजरीन, देखिए मैं यहाँ पर पावा साहब एक ब्रेक लेना चाहते हैं, शायद वो अपनी बात को अगले एपिसोड तक लेके जाना चाहेंगे, मगर मैं आपके साथ गुफ्तगू में इस प्रोग्राम की एंडिंग करने से पहले मेरे इस पर गुफ्तगू का मतलब ये था कि जब अभी दुनिया रोल बैक करेगी, दुनिया अभी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने पर काम करेगी, दुनिया आगे बढ़ेगी कि किस तरीके से हमको अपने लोगों को संभालना है। पाहा साहब ने कुछ बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा ने अपने लोगों को गारंटी दी है, शायद इसमें इटली से लेके पूरी यूरोप ने भी दी है, अमेरिका ने भी दी है। बहरहाल वो लोगों को गारंटी कैसे दे पाते हैं, और भारत में कितने करोड़ लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की भी कोई गारंटी नहीं, सरकार ने कभी उनकी गारंटी ली नहीं। उनकी आज की सरकार भी जिम्मेदार, उससे पहले की सरकार भी जिम्मेदार। आखिरकार क्या आने वाले दिनों में हमारे सामने रोटियों की दिक्कत होगी, रोटियों की परेशानी होगी, रोजगार कितने % कम हो जाएंगे, और किस तरह से ये जो वापस चल रही थी अर्थव्यवस्था ये कितनी तेजी से उल्टी जाएगी? क्या हम आदि काल में पहुंच जाएंगे, या फिर हम आधुनिक भारत की तरफ जाएंगे, या डिजिटल सपनों को जो दुनिया ने हमारे बारे में देखा है, जो हर एक भारतीय को अपने डिजिटल रिमोट पर अपना गुलाम बनाने का ख्वाब देखा है, वो कितना कामयाब होगा? हम इस पर जरूर पावा साहब से भी बात करेंगे, दूसरे एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, और अर्थव्यवस्थाओं की अगली पेच क्या होने वाली है, सरकारों की असली औकात क्या है, हम अगले प्रोग्राम में आपको बताने जा रहे हैं। उसको जरूर देखिएगा। इस प्रोग्राम को हम यही खत्म करते हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द अगला प्रोग्राम लेके आपके साथ होंगे। खुदा हाफिज।